Dear students, this is Praveen Kumar Agarwal from Management Department. Welcomes you in my today's lecture of Company Law. In today's lecture, we will discuss upon the topic contributories. और contributories के रिलेशन में जो प्रोविजंस है इसको भी हम आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे। पहले हम डिस्कस करते हैं contributories का कॉन्सेप्ट क्या है, इसका मीनिंग क्या होता है। Contributory means a person to liable to contribute to the assets of the company in the event of its being wound up। यानी कि जब कंपनी के वाउंड अप का केस बनता है तो उस समय कंपनी की असेट्स में कंट्रीब्यूट करने के लिए जो पर्टिकुलर पर्सन्स लायबल होते हैं उन पर्सन्स को हम कंपनी के कंट्रीब्यूटरी के नाम से जानते हैं। Okay, for the purpose of this clause, it is hereby clarified that a person holding fully paid up shares in a company shall be considered as a contributory, but shall have no liabilities of a contributory under the Act, but shall be retaining rights of such a contributory। क्लॉज के पर्पस से जब हम कंट्रीब्यूटरी की बात करते हैं तो यहाँ पर एक पर्टिकुलर पॉइंट को क्लैरिफाई किया गया है। क्या पॉइंट है वो? मान लीजिए एक पर्टिकुलर पर्सन है जिसके पास कंपनी के फुल्ली पेड अप शेयर्स हैं कंपनी के, तो उसको भी हम कंट्रीब्यूटरी में कंसीडर करेंगे, लेकिन कंट्रीब्यूटरी के पॉइंट ऑफ व्यू से उसके ऊपर कोई भी लायबिलिटीज नहीं होंगी एक्ट के अकॉर्डिंग, लेकिन उसके पास कंट्रीब्यूटरी के अकॉर्डिंग सारे राइट्स अवेलेबल रहेंगे। पॉइंट क्लियर हो गया? पॉइंट है इसके अंदर कि जो पर्टिकुलर पर्सन है जिनने शेयर को फुल्ली पेड अप कर दिया है और उसके पास फुल्ली पेड अप शेयर्स की अवेलेबिलिटी है तो भी हम उसको कंट्रीब्यूटरी कहेंगे कंपनी का, लेकिन उसके पास कंट्रीब्यूटरी की तरह कोई भी लायबिलिटीज नहीं होंगी, लेकिन उसके पास कंट्रीब्यूटरी की तरह सारे राइट्स अवेलेबल रहेंगे। ठीक है, इसका मतलब हम कंक्लूड कर सकते हैं कंट्रीब्यूटरी के रिलेशन में। पहला पॉइंट है कंक्लूजन हमारा, एनी पर्सन हु इज लायबल टू कंट्रीब्यूट टू द असेट्स ऑफ द कंपनी इन द इवेंट ऑफ इट्स बीइंग बाउंड अप। यानी कि कंट्रीब्यूटरी में हम उस पर्टिकुलर पर्सन को इंक्लूड करेंगे जो कंपनी के बाउंड अप के केस में कंपनी की असेट्स में कंट्रीब्यूट करने के लिए लायबल है। और दूसरा है कि अगर कोई पर्टिकुलर पर्सन है जिसके पास कंपनी के फुल्ली पेड अप शेयर्स अवेलेबल है तो उसको भी हम कंट्रीब्यूटरीज में इंक्लूड करेंगे, लेकिन केवल किस पर्पज से? असेट्स को डिस्ट्रीब्यूट करने के पर्पज से और वाइंडिंग अप के अदर प्रोसीजर्स को कंप्लीट करने के पर्पज से। तो इन दो पर्पज के पॉइंट ऑफ व्यू से हम फुल्ली पेड अप शेयर होल्डर को कंट्रीब्यूटरी की लिस्ट में इंक्लूड करेंगे। ओके, इसके साथ साथ हमें यह भी नोट करना होगा कि every member of the company is acting as a contributory, but every contributory need not necessarily be a member of the company। यानी कि जितने भी मेंबर्स हैं कंपनी के वो कंट्रीब्यूटरी की तरह वर्कआउट कर रहे होंगे, लेकिन जरूरी नहीं है कि हर कोई कंट्रीब्यूटरी कंपनी का मेंबर हो। कैसे ये पॉसिबल है? फॉर एग्जाम्पल, a legal representative of a deceased member is a contributory of the company but not a member until his name is entered in the register of members। यानी कि अगर मैं किसी डिसीज्ड मेंबर के लीगल रिप्रेजेंटेटिव की बात करूं तो वो कंपनी का कंट्रीब्यूटरी तो होगा, लेकिन वो कंपनी का मेंबर नहीं होगा जब तक कि उसका नाम कंपनी के मेंबर के रजिस्टर में एंटर नहीं कर लिया जाता है। तो ये एक एग्जाम्पल है जहां कंट्रीब्यूटरी जो होगा वो मेंबर हो भी सकता है या नहीं भी हो सकता है, कंट्रीब्यूटरी जरूर होगा वो। क्लियर? नाउ वी विल टॉक अबाउट द सेटलमेंट ऑफ लिस्ट ऑफ कंट्रीब्यूटरीज। यानी कि यहाँ हम उन पर्टिकुलर प्रोविजंस को डिस्कस करेंगे जिनको कंट्रीब्यूटरीज की लिस्ट को सेटल करने के पॉइंट ऑफ व्यू से फॉलो किया गया है। क्या क्या है वो सेटलमेंट्स? द वेरी फर्स्ट प्रोविजन इज ट्रिब्यूनल टू सेटल। यानी कि जो कंट्रीब्यूटरीज की लिस्ट है उसको सेटल ट्रिब्यूनल के बेसिस पर किया जाता है। एज सुन एज मे बी आफ्टर द पासिंग ऑफ अ वाइंडिंग अप ऑर्डर द ट्रिब्यूनल shall settle a list of contributaries
द ट्रिब्यूनल इज एम्पावर्ड टू कॉज rectification of register of members in all cases where rectification is necessary. It shall also cause the assets of the company to be applied for the discharge of its liability. यानी कि जब कंपनी के वाइंडिंग अप के ऑर्डर को पास कर दिया जाता है तो उसके तुरंत बाद ट्रिब्यूनल कंट्रीब्यूटरीज की लिस्ट को सेटल करने का काम शुरू कर देती है। ट्रिब्यूनल के पास एक पावर अवेलेबल होती है और उस पावर का यूज करते हुए ट्रिब्यूनल क्या कर सकती है, जो मेंबर्स का रजिस्टर है उसको रेक्टिफाई कर सकती है। अगर उसको लगता है कि रेक्टिफिकेशन किया जाना चाहिए तो वो मेंबर्स के रजिस्टर को अपनी पावर का यूज करते हुए रेक्टिफाई भी कर सकती है। और इसके साथ साथ वो क्या करेगी, कंपनी की लायबिलिटीज को डिस्चार्ज करने के लिए इसकी असेट्स को भी प्रॉपरली अप्लाई करेगी, क्योंकि बिना असेट्स को अप्लाई किए हुए इसकी लायबिलिटीज को डिस्चार्ज नहीं किया जा सकता। However, where it appears to be tribunal that it would not be necessary to make calls on or adjust the rights of contributories, the tribunal may dispense with the settlement of a list of contributory. इसके साथ साथ जब लिस्ट को सेटल किया जा रहा होगा और अगर ट्रिब्यूनल को ये लगता है कि जो कंट्रीब्यूटरीज हैं उनको इनके राइट्स को एडजस्ट किया जाना जरूरी नहीं है और इसके रेफरेंस में उनको कॉल किया जाना जरूरी नहीं है, तब ट्रिब्यूनल क्या कर सकती है, कंट्रीब्यूटरीज को लिस्ट सेटल करते समय उसको वो फॉलो कर सकती है। यानी कि उसे ऐसा लगना चाहिए कि कंट्रीब्यूटरीज के राइट को एडजस्ट करने की जरूरत नहीं है और इसके रेफरेंस में उनको कोई भी कॉल करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, तब वो क्या करेगी, जो कंट्रीब्यूटरीज की लिस्ट है उसको सेटल कर देगी, ठीक है, और उसके रिगार्डिंग वो अपने डिसीजन को फाइनलाइज करेगी। नेक्स्ट प्रोविजन इज दैट डिस्टिंक्शन बिटवीन कंट्रीब्यूटरीज व्हाइल सेटिंग द लिस्ट ऑफ कंट्रीब्यूटरीज द ट्रिब्यूनल शैल डिस्टिंग्विश बिटवीन द कंट्रीब्यूटरीज इन द फॉलोइंग मैनर। यानी कि जब ट्रिब्यूनल की तरफ से कंट्रीब्यूटरीज की लिस्ट को सेटल किया जा रहा होगा तो उस केस में वो कंट्रीब्यूटरीज के बीच में डिस्टिंग्विशमेंट क्रिएट भी करेगी, डिफरेंशिएशन भी क्रिएट करेगी। किस बेसिस पर क्रिएट करेगी, हम उन पर्टिकुलर पॉइंट्स को यहाँ डिस्कस कर लेते हैं। द फर्स्ट वन इज द कंट्रीब्यूटरीज इन देयर ओन राइट एंड सेकंड वन इज द कंट्रीब्यूटरीज एज बीइंग रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ और लायबल फॉर द डेट्स ऑफ अदर्स। यानी कि पहले केस में वो कंट्रीब्यूटर्स आते हैं जिनके पास अपने खुद के राइट्स अवेलेबल होते हैं, ठीक है, यानी कि जो कंपनी के प्रॉपर शेयर होल्डर्स भी होते हैं और कंपनी के मेंबर्स भी होते हैं, हम उन्हें पहली कैटेगरी में रखते हैं, ठीक है। और दूसरी कैटेगरी में आते हैं वो कंट्रीब्यूटरीज जो किसी और मेंबर के रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर काम कर रहे होते हैं लेकिन वो दूसरों के डेट्स के लिए कंप्लीटली लायबल होते हैं। तो पहले तो शेयर होल्डर्स प्लस मेंबर्स दोनों होते हैं और दूसरे केवल और केवल शेयर होल्डर्स होते हैं, वो कंपनी के मेंबर्स नहीं होते हैं क्योंकि वो कंपनी के मेंबर्स के रिप्रेजेंटेटिव के बेसिस पर वर्कआउट कर रहे होते हैं, तो उन्हें भी हम कंट्रीब्यूटरी की लिस्ट में ही रखते हैं। तो इस तरह से इन दो कैटेगरीज ऑफ कंट्रीब्यूटरीज को डिस्टिंग्विश करते हुए जो ट्रिब्यूनल है वो अपनी कंट्रीब्यूटरी की लिस्ट को सेटल करती है, ठीक है। नेक्स्ट प्रोविजन आता है इसके अंदर, पर्सन्स टू बी इंक्लूडेड इन द लिस्ट ऑफ कंट्रीब्यूटरीज। यानी कि अब पॉइंट ये आता है यहाँ पर कि जब लिस्ट ऑफ कंट्रीब्यूटरीज को तैयार किया जाता है तो उसमें किन किन पर्सन्स को इंक्लूड किया जाता है, उन पर्टिकुलर पर्सन्स को यहाँ हम डिस्कस करेंगे। वाइल सेटिंग the list of contributaries, the tribunal shall include every person who is or has been a member who is liable to contribute to the asset of the company। यानी कि जब contributaries की लिस्ट को सेट किया जाता है तो ट्रिब्यूनल इसमें उन हर एक पर्सन को इंक्लूड करेगी जो कंपनी के मेंबर हैं या कंपनी के मेंबर रह चुके हैं और जो कंपनी की असेट्स में कंट्रीब्यूट करने की लायबिलिटी रखते हैं, उन्हें भी इसमें इंक्लूड किया जाएगा। वो क्या करेंगे, वो लायबल होंगे उतनी अमाउंट को कंट्रीब्यूट करने के लिए जिसके बेसिस पर कंपनी की डेट्स एंड लायबिलिटीज का पेमेंट किया जा सके। उसके साथ साथ जो कंपनी के वाइंडिंग अप के प्रोसीजर को फॉलो किया जा रहा है उसमें जो भी कॉस्ट इन्वॉल्व हो रही है, जो भी उसमें चार्जेस पे किए जा रहे हैं या जो भी एक्सपेंसेस इनकर किए जा रहे हैं या फिर जो मेंबर्स हैं या कंट्रीब्यूटरीज हैं उनके राइट को एडजस्टमेंट करने के लिए जो भी पर्टिकुलर एक्सपेंसेस फॉलो किए जाएंगे उनको प्रॉपर्ली
कंप्लीट किया जा सके, इसके अकॉर्डिंग वो उस अमाउंट को कंट्रीब्यूट करने के लिए लायबल रहेंगे। ठीक है, इसके साथ साथ यहां उन पर्टिकुलर पर्संस के लिए कुछ पर्टिकुलर कंडीशंस को भी डिफाइन किया गया है। क्या क्या कंडीशंस है? जो पर्संस इंक्लूड किए जाते हैं एज ए कंट्रीब्यूटरी, उनके लिए कुछ कंडीशंस भी डिफाइन की गई हैं। द वेरी फर्स्ट कंडीशन इज दैट अ पर्सन हु हैज बीन अ मेंबर shall not be liable to contribute if he has ceased to be a member for the preceding 1 year or more before the commencement of winding up। यानी कि हम उस पर्टिकुलर पर्सन की बात कर रहे हैं जो कंपनी का मेंबर तो रह चुका है, लेकिन फिर भी वो कंट्रीब्यूट करने के लिए लायबल नहीं होगा अगर वो कंपनी के मेंबरशिप से उसके वाइंडिंग अप के कमेंसमेंट से 1 साल या उससे ज़्यादा पहले मेंबरशिप उसकी छोड़ चुका है। तो उस केस में वो पास्ट मेंबर तो है, लेकिन वो कंट्रीब्यूट करने के लिए लायबल नहीं होगा। दूसरा केस क्या बनेगा इसके अंदर? अ पास्ट मेंबर शैल नॉट बी लायबल टू कंट्रीब्यूट इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी डेट और लायबिलिटी इनकर्ड आफ्टर ही सीज्ड टू बी अ मेंबर। अगर मैं किसी पास्ट मेंबर की बात करूं तो वो भी कंट्रीब्यूट करने के लिए लायबल नहीं होगा किसी भी पर्टिकुलर डेट के रेफरेंस में या लायबिलिटी के रेफरेंस में जो उसके मेंबर बनने के बाद में फॉलो की गई हैं। यानी कि उसके मेंबरशिप से हटने के बाद, उसके मेंबरशिप से रिजाइन देने के बाद अगर कोई डेट दिया गया है या कोई लायबिलिटी इनकर की गई है तो उसमें कंट्रीब्यूट करने के लिए वो पास्ट मेंबर लायबल नहीं होगा। उसके टाइम पर जो भी डेट लिए गए हैं, जो भी लायबिलिटीज इनकट की गई हैं, उसके लिए तो लायबल होगा, लेकिन उसके मेंबरशिप से हटने के बाद जो भी लायबिलिटीज फोकस की गई हैं या जो भी डेट्स लिए गए हैं उसके लिए वो लायबल नहीं होगा। ठीक है, इसके साथ साथ नेक्स्ट कंडीशन इज दैट नो पास्ट मेंबर्स शैल बी लायबल टू कंट्रीब्यूट अनलेस इट अपीयर्स टू द ट्रिब्यूनल दैट द प्रेजेंट मेंबर्स आर अनेबल टू मेक द रिक्वायर्ड कंट्रीब्यूशन। इसके साथ साथ पास्ट मेंबर्स भी कंट्रीब्यूट करने के लिए लायबल नहीं होंगे जब तक कि ट्रिब्यूनल को ऐसा नहीं लगता है कि जो प्रेजेंट मेंबर्स हैं वो रिक्वायर्ड कंट्रीब्यूशन को फुलफिल करने में एबल हैं। अगर उसे लगता है कि जो प्रेजेंट मेंबर्स हैं उनके बेसिस पर ही सारे डेट्स को सेटल किया जा सकता है, तब वो कंट्रीब्यूटरी की लिस्ट में पास्ट मेंबर्स को इंक्लूड नहीं करेगी। ठीक, नेक्स्ट वन इज द इन केस ऑफ अ कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स। हम यहाँ बात कर रहे हैं जो कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स के बेसिस पर डेवलप की गई है। नो कंट्रीब्यूशन शैल बी रिक्वायर्ड फ्रॉम एनी प्रेजेंट एंड पास्ट मेंबर्स एक्सीडिंग द अमाउंट अनपेड ऑन द शेयर्स हेल्ड बाय हिम। यानी कि जितनी उसके द्वारा जो शेयर उसके पास है और जो उसकी अनपेड अमाउंट है वहाँ तक के लिए वो लायबल होगा, लेकिन उससे ज़्यादा के लिए वो कंट्रीब्यूट करने के लिए लायबल नहीं होगा, चाहे वो प्रेजेंट मेंबर है या फिर वो पास्ट मेंबर है। ठीक है, अब हम बात करते हैं अबाउट द कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी। तो उस केस में जो प्रेजेंट या पास्ट मेंबर्स हैं, इन्होंने वाइंडिंग अप के समय पर या इन द इवेंट ऑफ द वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी उसकी असेट में जितना अमाउंट कंट्रीब्यूट करने की गारंटी ले रखी है उस अमाउंट से ज़्यादा का कंट्रीब्यूशन देने के लिए ये मेंबर्स भी लायबल नहीं होते हैं। जितनी गारंटी दे रखी है उतनी अमाउंट तक के लिए इनकी लायबिलिटी होती है, उससे ज़्यादा की लायबिलिटी इनकी नहीं होती है। ठीक है, लेकिन अगर मैं ऐसी कंपनी की बात करता हूँ, गारंटी कंपनी की, जिसके पास शेयर कैपिटल भी है, तो जो पर्टिकुलर मेंबर्स हैं वो उस पर्टिकुलर सम तक पे करने के लिए लायबल होंगे जिन पर उन्होंने अमाउंट या जितने का अमाउंट उन्होंने पे नहीं किया है। जितने शेयर्स उनके द्वारा परचेस किए गए हैं और शेयर्स की जो अनपेड वैल्यू है उस एक्सटेंट तक कंट्रीब्यूट करने की इन पर्टिकुलर मेंबर्स की लायबिलिटी होगी, इससे ज़्यादा की इनकी लायबिलिटी नहीं होगी। ओके, थैंक यू।